तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का थर्ड पार्ट, जिसमें कि हम डिस्कस कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को लेकर के। ये चैप्टर ऑलमोस्ट 3 पार्ट्स में कंप्लीट हम करते हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में सारा हम एल्डिहाइड को कंक्लूड करते हैं, उसके बाद कीटोन को देखते हैं एंड द लास्ट वन इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक आउटलाइन समरी है कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड, जिसके अंदर हम कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास हम देखने वाले हैं कुछ रिव्यू लेंगे कुछ प्रीवियस सेशंस का, जिसमें कि हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स की प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं, व्हाट आर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। नेक्स्ट वन इज़ इनका नोमेनक्लेचर, आफ्टर देन स्ट्रक्चर्स, फिर उसके बाद वही हर बार की तरह प्रिपरेशंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कुछ कॉमन मेथड्स हम देखने वाले हैं। उसके बाद इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन हम करेंगे। आफ्टर देन लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इनके यूजेस के बारे में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इनकी सारी चीज़ों को देखते हैं, किस तरीके से ये फॉलो करते हैं। तो रिव्यू के बारे में मैं यहाँ पे रिव्यू को ज़्यादा डीपली लेकर के नहीं जाऊँगा, ये केवल एक छोटा सा रिकैप है, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस की थी एल्डिहाइड एंड कीटोन को लेकर के। तो सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में जो चीज़ हमने डिस्कस की थी वो थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, जिसमें हमने बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल्स का एडिशन करा करके रिएक्शन को अकर कराया था। फिर उसके बाद हमने देखा था रिडक्शन की रिएक्शंस एंड द लास्ट हमने देखी थी इसमें ऑक्सीडेशंस। रिडक्शन हमने यूज़ किया था बाय यूजिंग H2 और नेसेंट हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन की हेल्प से भी हमने कुछ रिडक्शंस किए थे और हाइड्रोजन गैस की हेल्प से भी हमने कुछ रिडक्शंस किए थे। इसी तरीके से हमने ऑक्सीडेशन देखा था, जिसमें हमने माइल्ड ऑक्सीडेशन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, दो तरीके के ऑक्सीडेशंस को कंप्लीट किया था। माइल्ड ऑक्सीडेशन में कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ किया और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज़ किया। आफ्टर देन जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इसके अंदर वो हैं एल्डोल और क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, जिसमें से एल्डोल कंडेंसेशन फॉर एल्डिहाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें हमने क्रोटोन एल्डिहाइड की प्रिपरेशन की थी। और उसके बाद नेम रिएक्शन हमने देखी थी कैनिजारो रिएक्शंस, जिसके अंदर पोटेशियम फॉर्मेट या सोडियम फॉर्मेट के कंपाउंड बनते हैं, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई सॉल्ट बनता है अल्कोहल्स के साथ। साथ ही साथ हमने कुछ इनके इंपॉर्टेंट यूजेस के बारे में डिस्कस किया था कि एल्डिहाइड और कीटोन को किस बेसिस पर और किस इंडस्ट्री में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब इसी के साथ हम आगे इस सेशन में, इस सीरीज़ में देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर कार्बोक्सिलिक एसिड्स की मैं आइडेंटिफिकेशन की बात करता हूँ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स RCOOH ग्रुप, यानी जिनके पास ये फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, दे आर नोन एज द कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फैटी एसिड्स। उनको हम क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स या फैटी एसिड्स बोलते हैं। बस हमें ये फंक्शनल ग्रुप याद रखना है कि कहीं पर भी अगर ये फंक्शनल ग्रुप दिखाई देता है, अब देखो एक कन्फ्यूजन बनता है एस्टर्स में और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में कि एस्टर्स के पास भी यही वाला फंक्शनल ग्रुप होता है, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ये वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है, जबकि एस्टर्स में ये वैलेंसी R से सेटिस्फाई होती है। इट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एक तरफ एल्काइल ग्रुप होता है और एक तरफ हाइड्रोजन ग्रुप होता है, लेकिन एस्टर्स में बोथ साइड्स एल्काइल ग्रुप कनेक्टेड होते हैं। तो ये एस्टर्स होते हैं, फैटी एसिड्स हैं ये भी, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी फैटी एसिड ही है। सबसे पहला जो फैटी एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, यानी कि ओइक एसिड की फैमिली का ही मेंबर होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका जनरल स्ट्रक्चर, जनरल फंक्शनल ग्रुप आ गया, जिसके अंदर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक कीटोनिक ग्रुप होता है। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये दो तरीके के ग्रुप्स को कंसीडर करता है, जिसमें एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप कौन सा है, C डबल बॉन्ड O लिखा हुआ है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कौन सा है, OH ग्रुप है, यानी इसके अंदर अल्कोहल की प्रॉपर्टीज भी होने वाली हैं और कार्बोनिल ग्रुप की भी प्रॉपर्टीज होने वाली हैं। इट मीन्स इट रिप्रेजेंट्स सम ऑफ द प्रॉपर्टीज एज सिमिलर एज टू द एल्डिहाइड, सम ऑफ द कीटोन्स एंड ऑल्सो सम प्रॉपर्टीज आर सिमिलर एज टू दी एल्कोहल्स। इसी वजह से इनको फैटी एसिड्स हम बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन या हम कह सकते हैं अल्कोहल्स का। अब अगर मैं बात करूँ, ये तो हमारे पास एक लोअर मॉलिक्यूल हो गया, सबसे लोएस्ट मॉलिक्यूल है कार्बोक्सिलिक एसिड की फैमिली का। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहला मेंबर HCOOH विच इज़ नॉन एज द मिथेनोइक एसिड। अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे R ग्रुप मिथाइल हो तो CH3COOH हो गया, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। दिस इज द फर्स्ट मेंबर, दिस इज द सेकंड मेंबर। मिथेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड, इसी तरीके से हम इनकी होमोलॉगस सीरीज बना देते हैं। प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, सिमिलरली आगे बढ़ते चल जाएंगे। इनको फैटी एसिड्स बोला जाता है क्योंकि हमें नेचर में से मिल जाते हैं। नेचर से मिलते हैं कुछ फ्रूट्स के अंदर, कुछ नेचुरल मिनरल्स के अंदर, कुछ सब्सटेंसेस के अंदर या कुछ ऑयल्स के अंदर। इन सभी चीज़ों में ये जो एसिड्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ हायर मेंबर्स की, यानी कि मोर देन
2 कार्बन, जिनके पास 2 कार्बन से ज़्यादा, यानी कि 3 कार्बन वाला कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा, यहाँ पर कितने कार्बन हैं? 2 हैं, क्योंकि एक कार्बन एल्काइल ग्रुप का है, एक फंक्शनल ग्रुप का है। जिसके पास 3 कार्बन होंगे या 3 से ज़्यादा कार्बन के फैटी एसिड्स होंगे, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं हमारे, मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे वो फैटी एसिड्स कहलाते हैं। जो लोअर वाले हैं होते वो भी फैटी एसिड्स हैं, लेकिन ज़्यादा कंसिडरेशन हमेशा हायर मेंबर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली के मेंबर्स को दी जाती है। इसी तरीके से ये हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचुरल फैट से मिल जाते हैं, ऑयल से मिल जाते हैं, एस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल से मिल जाते हैं। ये इनकी अकरेंस होती है कि नेचर में से तुम उनको किस चीज़ में से गेन करते हो, किस चीज़ में से सेपरेट करते हो। नेक्स्ट वन हम इसमें बात करते हैं नोमेनक्लेचर को लेकर के। तो जो इनका नोमेनक्लेचर है वो बेसिकली कॉमन नेम तो इनका कार्बोक्सिलिक एसिड ही होता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ओरिएंटेड इसके नाम को बताया जाता है। इनके नाम के साथ हम हमेशा एसिड की फॉर्मेशन लगाते हैं। तो जो बेसिकली इनका ये नेम है वो लैटिन और ग्रीक नेम रखे जाते हैं जो इनके कॉमन नेम होते हैं, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज जो थे इनके ग्रीक और लैटिन वर्ड से शुरू होते हैं। जो इनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका नाम ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में पाया गया था, जिसकी वजह से इनका कॉमन नेम भी ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज के बेसिस पर ही पाया जाता है। लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इनका IUPAC नोमेनक्लेचर, आईपैक नोमेनक्लेचर जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो IUPAC नोमेनक्लेचर जितना भी होता है वो सारा का सारा इनके नाम के लास्ट में से ई को रिप्लेस करके सफिक्स OIC लगाना होता है, ओइक एसिड हमें लगाना होता है, तब जाकर के हमें इनका IUPAC नोमेनक्लेचर मिलता है। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास कोई एक नॉर्मल एल्केन है, तो मैं क्या करूँगा, उस एल्केन में से ई हटा दूंगा और उसकी जगह पर क्या लगा दूंगा, OIC एसिड लगा दूंगा। तो उसका नाम क्या बन जाएगा? एल्केन की जगह पर एल्केन ओइक एसिड बन जाएगा। आपको ई रिप्लेस करना है बाय यूजिंग OIC एसिड। दिस इज द IUPAC नोमेनक्लेचर फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसी सीरीज में आगे चलते हैं। अब हम कुछ कॉमन नेम और IUPAC नोमेनक्लेचर देखते हैं कुछ स्पेसिफिक फैटी एसिड्स का, जिनमें सबसे पहला फैटी एसिड हम कंसीडर कर रहे हैं HCOOH, जिसमें कार्बन का नंबर 1 है। इसमें कार्बन 1, कार्बन 2, देन कार्बन 3, देन कार्बन 4, देन कार्बन 5, देन कार्बन 6, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो मोनोमेरिक एसिड की बात कर रहे हैं, मोनोमेरिक यूनिट की बात कर रहे हैं। तो कार्बन 6 को कंसीडर ना करके हम यहाँ पे कार्बन 2 का ही एक ऐसा एसिड लेंगे जिसमें दोनों कार्बन आपस में कनेक्टेड होंगे। तो बेसिकली अब अगर मैं बात करूँ सबसे पहले एसिड को लेकर के, जो कि नाम है HCOOH, इसको हम कॉमन नेम, कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज में फॉर्मिक एसिड। और IUPAC नोमेनक्लेचर में क्योंकि कार्बन 1 है तो कार्बन 1 पर आता है मैथ। मैथ पे सिंगल बॉन्डेड है क्योंकि मेथेन आने वाली है। मीथेन में से ई हटाएंगे और OIC लगा देंगे तो मीथेनोइक एसिड बन जाएगा। इसका नाम क्या हो गया? मीथेनोइक एसिड हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड में, नंबर 2 जो इसमें हमारे पास है दैट इज CH3COOH, जिसका नाम क्या होता है? एसिटिक एसिड, कॉमन नेम है। और अगर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो 2 कार्बन पर आता है एथ, इसका नाम हो गया एथेनोइक एसिड। सिमिलरली नेक्स्ट इसमें आ गया हमारे पास जिसमें 3 कार्बन है। तो इन 3 कार्बन के एसिड को हम बोलते हैं कॉमन नेम में, कॉमन लैंग्वेज में प्रोपेनोइक एसिड, और IUPAC में भी इसका नाम प्रोपेनोइक एसिड ही होता है। जिसमें 4 कार्बन है, ऐसा फैटी एसिड जिसमें 4 कार्बन है उसका कॉमन नेम होता है ब्यूटायरिक एसिड। और अगर हम इसके IUPAC नोमेनक्लेचर को देखें तो इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड। कार्बन 5 वाले का नाम कॉमन नेम होता है आइसोब्यूटायरिक एसिड, और इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। ये IUPAC नोमेनक्लेचर अब आप लोग बना सकते हैं क्योंकि हेलो एल्केन से IUPAC नोमेनक्लेचर हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से। और जो ये लास्ट वन हमें यहाँ दिखाई दे रहा है इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं COOH, सिंगल बॉन्ड COOH। इट इज़ नोन एज द ऑक्जेलिक एसिड विच इज़ प्रेजेंट इन द टोमेटो। ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, और इसका IUPAC नाम होता है इथेन डाइओइक एसिड। इसका 2 कार्बन है तो इथेन इसलिए है, 2 बार कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है इसलिए डाई आया है, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, इसीलिए इसको बोलते हैं इथेन डाइओइक एसिड। तो जो नोमेनक्लेचर अभी हमने बात करी वो थे एलिफेटिक एसिड्स। अगर मैं बात करता हूँ कुछ एरोमेटिक फैटी एसिड्स को लेकर के, तो उनमें सबसे पहला अब हमने क्या किया है, जो फर्स्ट मेंबर हम देख रहे थे HCOOH, उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने फिनाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिया। उसमें हमने क्या लगा दिया है, एक बेंजीन की रिंग लगा दी है, जिसकी वजह से इसका नाम बन गया है बेंजोइक एसिड, और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर बन गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अदरवाइज इसके कॉमन नेम और जो IUPAC नोमेनक्लेचर है वो सेम है। नेक्स्ट वन यहाँ पर हमने क्या किया है, बेंजीन की रिंग लगा दी है 2 कार्बन वाले फैटी एसिड के साथ, तो इसका नाम बन जाता है फिनाइल एसिटिक एसिड, क्योंकि ये ग्रुप एसिटिक एसिड का है और ये फिनाइल एज ए साइड चेन काम कर रहा है, तो इसका कॉमन नेम है फिनाइल एसिटिक एसिड। बस इस बार हम इसकी नंबरिंग बताएंगे साथ में। तो दूसरे कार्बन पर फिनाइल रिंग जुड़ी है तो 2 फिनाइल, और 2 कार्बन है तो इथेन ओइक एसिड हो जाएगा। सिमिलरली जो लास्ट वन है इसमें
यहाँ पर और यहाँ पर बेसिकली 2 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, डाइओइक एसिड लगा हुआ है। तो हम इस बार इसको बोलते हैं थैलिक एसिड, इसका नाम होता है थैलिक एसिड। स्ट्रक्चर को अगर हम एक्सपेंड करें तो इसकी स्ट्रक्चर एक्सपेंड होकर के कुछ ऐसी बनती है। कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगाना है, यहाँ पे OH और यहाँ पर भी OH। दिस इज नोन एज द थैलिक एसिड। ये इसका कॉमन नेम है लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में। अगर इसके IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में बोलने वाला हूँ। पहले और दूसरे कार्बन पर जुड़ा है, यहाँ से मैं नंबरिंग करूंगा तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कार्बन हो गया। तो 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और क्योंकि ये बेंजीन की रिंग है तो इसलिए नाम हो गया बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका स्ट्रक्चर कुछ ये है। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, जिसको हम लिखते हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के बीच में लोन पेयर और बोन पेयर होने की वजह से थोड़ा सा रिपल्जन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। तो इसकी जो जनरल स्ट्रक्चर है वो ये पाई जाती है। यहाँ ऑक्सीजन के पास अपना 1 और 1 2 लोन पेयर खाली पड़े हुए हैं। एक लोन पेयर ये रहा और दूसरा लोन पेयर ये रहा, क्योंकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, जिनमें से इसने 2 इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व कराया है डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन में। अब होगा क्या, यहाँ पर भी इस वाले ऑक्सीजन पर भी क्या पड़े हुए हैं, 2 लोन पेयर अपने खाली पड़े हुए हैं। अब रिएक्शन में जो मैकेनिज्म काम करता है, रिएक्शन में जो पार्टिसिपेशन काम करता है, अदरवाइज मैं अगर बात करूँ इसकी रेजोनेंस की, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर की मैं बात करता हूँ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की जब मैं बात करता हूँ, तो होता ये है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करा लेता है। अब जैसे ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसको EWG ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। तो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कराएगा कार्बन से अपनी तरफ। जैसे ही ऑक्सीजन ने विड्रॉ कराया, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब जैसे ही ये काम होगा, क्योंकि कार्बन पर क्या हो गया, वैकेंसी खाली हो गई, यानी कि कार्बन अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, उसी टाइम पर ये वाला जो ऑक्सीजन है नीचे वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ शिफ्ट करा देगा, जिसकी वजह से कार्बन क्या हो जाएगा, वापस से स्टेबलाइज हो जाएगा। तो पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें बन जाती है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो ये बन जाएगी मेरे पास पहली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली दूसरा काम जो हम कर सकते हैं, अब दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जब ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, उसी टाइम पर इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और कार्बन हो जाएगा स्टेबलाइज, जिसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसकी पॉजिटिव चार्ज को कंप्लीट करेगा, यानी इसकी जो इसके अंदर डेफिशिएंसी आई थी इलेक्ट्रॉन की, उसको कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव बना रहेगा, यहाँ ऑक्सीजन पॉजिटिव हो जाएगा और कार्बन स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये इसकी तीसरी स्ट्रक्चर आ जाती है। ये तीनों ही स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। मैकेनिज्म में और रिएक्शन की रिएक्टिविटी के अंदर इन्हीं फंक्शनल ग्रुप्स की एक्टिविटी का हम यूज़ करने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मेथड्स को लेकर के, कुछ कॉमन प्रिपरेशंस को लेकर के। तो ये जो कॉमन प्रिपरेशंस हैं, इसके अंदर सबसे पहली जो प्रिपरेशन हमारे पास आती है, दैट इज़ फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। हम इनको प्राइमरी अल्कोहल से और एल्डिहाइड से बना सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल्स और एल्डिहाइड कौन से वाले हैं, जिनमें कि एक कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, उससे केवल एक ही कार्बन जुड़ा हुआ हो, या फिर ऐसा मेरे पास ये एक एल्डिहाइड है, CHO ग्रुप है, इसके साथ केवल एक ही कार्बन कनेक्टेड हो। तो ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल्स या प्राइमरी एल्डिहाइड्स होते हैं। दूसरा मेथड है हमारे पास फ्रॉम अल्काइल बेंजीन्स। अल्काइल बेंजीन्स मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर आपके पास कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो ये अल्काइल बेंजीन होती है। थर्ड वन इज फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल्स कौन से होने वाले हैं, जो कि CN ग्रुप को कंसीडर करते हैं, जिनके अंदर CN ग्रुप प्रेजेंट होता है, दिस इज नॉन एज नाइट्राइल ग्रुप। और अमाइड कौन से होते हैं, जो कि RC डबल बॉन्ड ONH2 होते हैं। ये CONH2 ग्रुप जिसके साथ आएगा वो होते हैं हमारे अमाइड्स। इनकी हेल्प से हम इनकी प्रिपरेशन करेंगे। ग्रिग्नार्ड रीजन को ऑलमोस्ट हम हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, हर टॉपिक में पढ़ते आ रहे हैं। RMGX की हेल्प से भी हम इनकी प्रिपरेशन करेंगे, फैटी एसिड्स को बनाएंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो। असाइल हेलाइड्स या एनहाइड्राइड्स की हेल्प से भी हम इनको बनाने वाले हैं। असाइल हेलाइड्स होते हैं RCOCl और एनहाइड्राइड्स होते हैं RCO, और ये दोनों एक ही ऑक्सीजन से कनेक्टेड होंगे। अदरवाइज आप इसको कंबाइनली लिख सकते हैं RCO का ट्वाइस O। ये हमारा होता है एनहाइड्राइड ग्रुप, जिसको हम बोलते हैं बंदूक की स्ट्रक्चर। लास्ट वन आ जाता है हमारे पास फ्रॉम एस्टर्स। एस्टर्स मैंने आप लोगों को अभी बताया कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, लेकिन दोनों वैलेंसीज दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड होंगी, तो ये एस्टर्स होते हैं। और इन एस्टर्स की हेल्प से भी हम इन फैटी एसिड्स की या कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन करते हैं। तो इस वीडियो में केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स को इन मेथड्स की हेल्प से, इन कॉमन मेथड्स को यूज़ करते हुए किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है।